हैदराबाद के कुटापली इलाके में रहने वाले एक आदमी जो मैकेनिक का काम करता है, 12 साढ़े 12 बजे उसके नंबर पर एक कॉल आता है। कॉल उसके छोटे बेटे जो एक प्ले स्कूल में पढ़ता था उसकी टीचर का होता है। वो उसे बोलती है कि उसके बेटे का लंच बॉक्स अब तक नहीं आया है। ये सब सुनकर वो फोन कट करता है और अपनी 10 साल की बेटी को जो घर पर थी और आज स्कूल नहीं गई थी उसे कॉल करता है, पर बार बार कॉल करने के बाद भी उसका फोन पिक नहीं होता है। जब कई बार फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाया जाता है तो वो अपने घर पर जाता है। पास में ही एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर उसका फ्लैट था। वो जैसे ही फ्लैट के पास जाता है, डोर अंदर से बंद होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बेडरूम के बेड पर उसकी 10 साल की बेटी की खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई थी और बेडरूम का पूरा फर्श खून से भरा पड़ा था और खून के छींटे दीवारों तक और छत तक थे। 10 साल की सिस्टर का किसी ने बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था। इस तरह हैदराबाद के कटापली इलाके में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहा करती थी। इनकी लाइफ बहुत ही खुशहाल चल रही थी। सिस्टरा के पापा एक मैकेनिक थे और उसकी माँ एक नर्सिंग होम में जॉब किया करती थी। छोटा भाई प्ले स्कूल में पढ़ा करता था। इनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, पर 18 अगस्त को कुछ ऐसा होने वाला था जो इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था। 18 अगस्त को नॉर्मली जैसे इनका दिनचर्या था वैसे ही चलता है। इस तरह के पापा अपने मैकेनिक के काम में चले जाते हैं और माँ नर्सिंग होम में, और उसके बाद छोटा भाई प्ले स्कूल में चला जाता है। उस दिन सेस्त्रा ने स्कूल से छुट्टी ली हुई थी, वो स्कूल नहीं जाने वाली थी। उस दिन वही 12 साढ़े 12 बजे अपने छोटे भाई के स्कूल में उसे लंच देने जाने वाली थी। और 18 अगस्त के दिन जब वो अपने छोटे भाई के स्कूल में लंच बॉक्स लेकर नहीं पहुंचती है तो वहाँ की टीचर उसके फादर को कॉल करती है और उन्हें बताती है उनके बेटे का लंच अभी तक नहीं आया है। इस पर उसके फादर फ़ोन कट करके घर पर फ़ोन करते हैं क्योंकि उस दिन सिस्टरा छुट्टी पर थी और वही उस दिन अपने छोटे भाई के लिए लंच बॉक्स लेकर उसके स्कूल जाने वाली थी। उन्हें लगता है वो सो गई होगी या भूल गई होगी। वो उन्हें बार बार कॉल करते हैं, पर बार बार कॉल करने के बाद भी कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो वो अपने घर जाकर देखते हैं, डोर अंदर से बंद था। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं और वहाँ पर उनको अंदर जाते ही सिस्टरा की डेड बॉडी बेड पर खून से लथपथ मिलती है और पूरे फर्श पर खून ही खून होता है। रोने की आवाज़ और शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग और पुलिस वाले भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। माँ और बाप का रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसी ने उनकी बेटी का कत्ल इतनी बुरी तरह, इतनी बेरहमी से क्यों किया और क्या वजह थी। पुलिस वाले जब इंट्रोगेशन करते हैं तो उन्हें कोई भी फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिलते हैं और ना किसी चोरी के। सब कीमती सामान अपनी जगह पर था। पुलिस वाले बिल्डिंग में रहने वाले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, किसी ने किसी को इस घर से आते या जाते देखा? किसी ने भी कुछ नहीं देखा था और ना ही किसी ने सिस्टरा को बाहर देखा था। पुलिस वाले वहाँ की सीसीटीवी कैमरा को भी चेक करते हैं, पर सीसी कैमरा की फुटेज में उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। ना तो सिस्टरा के घर के अंदर कोई गया था, ना घर के बाहर कोई आया था, ना सिस्टरा को बाहर देखा गया था। पुलिस वालों को इस केस में कोई भी सबूत नहीं मिल रहा होता है। तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाला 14 साल का एक लड़का सामने आता है जो पुलिस वालों को बताता है उस दिन उसने 11 से साढ़े 11 बजे के बीच सिस्टरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। बचाव बचाव करके उसके घर से आवाज़ें आ रही थी और एक दो बार वो आवाज़ आने के बाद वो आवाज़ें बंद हो गई। उसे लगा वो ऐसे ही चिल्ला रही होगी और उसने ये आवाज़ें इग्नोर कर दी और किसी को नहीं बताया। पुलिस वालों को अब उसकी बात सुनकर यही लगा कि 11 साढ़े 11 बजे ही सिस्टरा को किसी ने मार डाला है। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि सिस्टरा का मर्डर 11 साढ़े 11 बजे नहीं, 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में हुआ है और वो लड़का कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है या कुछ चीज़ें छुपा रहा है। अब तक वो लड़का ही सामने आया था, पर अब उसी बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर पर रहने वाला एक एआई इंजीनियर पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस वालों को बताता है उसे इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, ना ही उसने चिल्लाने की आवाज़ें कोई सुनी जो ये 14 साल का लड़का बता रहा था। पर उसने उस दिन सुबह 8 बजे उस लड़के को 3rd फ्लोर के छज्जे पर छुपते हुए देखा था।
जो उसे देखकर छुप गया था। उसे लगा बच्चा ऐसी शैतानी कर रहा है और वो इग्नोर करके वहां से चला गया। जब पुलिस वालों ने उस छज्जे के पास जाकर देखा तो उन्होंने देखा उस छज्जे से शेस्ता के घर की बालकोनी पर आसानी से कूदा जा सकता था, क्योंकि वो छज्जा और शेस्ता के घर की बालकोनी बहुत ही पास थी और उस पर बहुत ही आसानी से कूदा जा सकता था। और पुलिस वालों को यह भी पता था कि वो पहले भी झूठ बोल चुका है कि उसने 11 साढ़े 11 बजे शेस्ता के चिल्लाने की आवाजें सुनी है। अब पुलिस वाले बच्चे से दोबारा पूछताछ करते हैं और वो उससे पूछते हैं वो उस रोज कहाँ था। बच्चा बताता है वो उस दिन स्कूल गया था। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं जब वो स्कूल गया था तो उसने 11 साढ़े 11 बजे उस बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ें कैसे सुन ली। तो वो बच्चा बताता है वो उस दिन जल्दी घर आ गया था। इस तरह से वो बच्चा पुलिस वालों को बार बार गुमराह कर रहा था। पुलिस वाले उसके स्कूल जाके पता करते हैं कि वो स्कूल आया था या नहीं आया था। स्कूल में जाकर पुलिस वालों को पता चलता है कि उस दिन वो 14 साल का लड़का अपने स्कूल गया ही नहीं था। और स्कूल की सीसीटीवी कैमरा से भी ये पता चल जाता है 18 तारीख को वो बच्चा स्कूल पहुंचा ही नहीं था। अब बच्चे की इंक्वायरी और भी ज़्यादा की जाती है और बच्चे की माँ से पूछताछ की जाती है। माँ एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो बताती है कि उस रोज़ सुबह 9 बजे करीब उनका बेटा घर पर आया और उसने अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश किए और जल्दी सुबह नहा भी लिया। जब माँ ने उससे पूछा तो उसने बताया उसके कपड़े खेलने की वजह से गंदे हो गए थे, इसलिए उसने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो दिए और सुबह नहा भी लिया। पुलिस वाले उसकी माँ से पूछते हैं कि अक्सर वो ऐसा करता है कि अपने कपड़े धोता है और सुबह नहा लेता है। उसकी माँ साफ मना कर देती है। उसकी माँ ने बोला कि वो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं करता है, पर 18 तारीख को उसने ऐसे किया। और जब ये मर्डर की बात पूरी बिल्डिंग में फैली तो उसकी माँ ने अपने बेटे से ये भी पूछा कि तुम्हारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। उसके बेटे ने साफ उसकी माँ से मना कर दिया कि नहीं माँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। अब पुलिस वालों को 3 क्लू मिल चुके थे। एक तो पहले उसने चिल्लाने की बात झूठी बोली, दूसरा एआई इंजीनियर ने उसे उस बिल्डिंग के छज्जे पर छुपते हुए देखा था, तीसरा वो स्कूल भी नहीं गया था और फिर उसने अपने सारे कपड़े सुबह ही धो दिए और वो सुबह नहा लिया, जो कि वो अक्सर नहीं किया करता था। पुलिस वालों को उस पर बहुत ज़्यादा शक हो जाता है। पुलिस वाले उसकी मनोदशा देखने के लिए उसकी इंक्वायरी ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब पुलिस वाले इस लड़के का रूम और बैग चेक करते हैं तो उसमें उन्हें एक नोटबुक मिलती है जिसमें पुलिस वालों को एक लेटर मिलता है। इस नोटबुक में इस केस से रिलेटिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी। उस नोट में उसने लिखा था फर्स्ट गो होम एंड टेक गैस एंड टेबल। उसमें लिखा था पहले उस घर में जाओ और एक गैस को एक टेबल के पास रखो। चाकू से गैस का लॉक तोड़ने के बाद उस घर में चोरी करनी है और वापस आते हुए वहां पर आग लगा दो और दरवाजे को बंद कर दो। कहने का मतलब था वहां पर वो लड़का उस घर में चोरी करेगा और लीक गैस के बाद वहां पर आग लगा के दरवाज़ा बंद करके वो वहां से भाग जाएगा। और नीचे लिखा था मिशन डन। जब ये नोट पुलिस वालों को मिला तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं आखिर ये बच्चा क्या करना चाहता था। क्या ये उस घर को आग से उड़ाना चाहता था? अब पुलिस वाले बच्चे को बैठाकर उससे ठीक से पूछताछ करते हैं। तब पहले तो बच्चा कुछ ही बताने को तैयार नहीं होता। जैसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब बच्चा पूरी कहानी बताता है और ये केस का खुलासा करता है। पुलिस वालों ने इसके बाद पूरी कहानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाई उसमें पुलिस वालों ने बताया ये लड़का क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। इसे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और ये OTT चैनल पर क्राइम वीडियो देखा करता था। आप जो MRF का बैट जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैट इस लड़के ने सेस्त्रा के घर पर देखा था जब ये कुछ महीने पहले सेस्त्रा के बर्थडे पर उसके घर पर गया था। तभी से ये इस बैट को चुराना चाहता था। पर इस लड़के को ये बात पता थी कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और वो चोरी करते हुए उससे पकड़ा जाएगा। वो पिछले 1 महीने से इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे वो उसके घर में जाकर वो बैट चुरा ले बिना CCTV में आए। तब उसने पुलिस वालों को बताया, इसलिए उसने 3rd फ्लोर के छज्जे से उसकी बालकनी में जाने का प्लान बनाया, क्योंकि ये बिल्डिंग के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम था और 3rd फ्लोर के छज्जे पर जाकर आराम से इस तरह की बालकनी में कूदा जा सकता था। वहाँ से कूदकर जैसे ये फ्लैट में एंटर होता है, ये मंदिर से कुछ पैसे भी चुराता है। उसके बाद ये बैट चुरा के जैसे जाने वाला होता है, सेस्त्रा इसे देख लेती है। उसके बाद सेस्त्रा इसे बोलती है कि मैंने तुम्हें देख लिया और मैं अपने पापा को बताऊंगी
होगी, तो हमारे घर पर चोरी कर रहे हो। इस बात से ये लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। चाकू से जो ये लड़का अपने साथ गैस कट करने के लिए लेकर आया था, उसी चाकू से ही ये 10 साल की शस्त्रा पर हमला कर देता है और 21 बार उसके पेट और छाती पर ये वार करता है। पूरे कमरे के फ्लोर पर खून ही खून फैल जाता है और घर की दीवारों पर भी खून के छींटे जाते हैं। अब इस लड़के की प्लानिंग जो गैस से आग लगाने वाली थी वो तो फेल हो जाती है। अब ये लड़का वापस वहीं से उस छत से कूदकर छज्जे पर पहुंचकर अपने घर में जाकर अपने सारे कपड़े धोता है और नहाकर बैठ जाता है। पूरी कहानी सामने आती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक 14 साल का लड़का इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद एक 10 साल की लड़की का इतनी बेरहमी से मर्डर कर देता है। और ये सोशल मीडिया पर भी लगातार बना हुआ था कि पुलिस की जांच कहां तक जा रही है, और इसीलिए इसने गुमराह करने के लिए वो प्लान बनाया। जब इसने पुलिस वालों को बताया कि इसने 11 साढ़े 11 बजे के बीच शस्त्रा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। इस बच्चे का ना तो हम नाम बता पा रहे हैं, ना शक्ल दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा नाबालिग है। ना तो इसका नाम बता सकते हैं, ना इसकी शक्ल दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कानून में है। अगर कोई मुजरिम नाबालिग है तो ना तो आप उसकी पहचान बता सकते हैं, ना उसकी शक्ल। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बच्चे का ना तो नाम ना शक्ल सार्वजनिक की है। अब इस लड़के को बाल सुधार गृह में रखा गया है। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का और शस्त्रा के माता पिता का ये कहना है इस लड़के को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये दिमाग से बहुत ज़्यादा मैच्योर है। इसने ये काम पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ किया, यहाँ तक कि पुलिस की चलती हुई कार्रवाई को भी गुमराह करने की कोशिश की। फिलहाल तो इस लड़के को बाल सुधार गृह में ही रखा गया है और पुलिस वालों ने केस रजिस्टर कर लिया है। और देखना ये होता है कि कोर्ट में इसका ट्रायल कैसे चलता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।